दोस्तों, वैसे तो यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत में यूक्रेनियन और रशियन मूल के लोगों ने मिलकर के एक बहुत बड़ा कांड कर दिया, एक बहुत बड़ा स्कैम कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं टॉरेस ज्वेलरी स्कैम के बारे में, जो कि हाल ही में मुंबई में सामने निकल करके आया। और इसके बारे में 2 वीडियोस पे अलग अलग अपडेट्स में आपको दे चुका हूं। वो अलग अलग वर्जन थे। शुरुआती दौर में जो भी जानकारियां निकल करके आई थी वो मैंने आपको बताया। आज के वीडियो में सबसे पहले तो हम जानेंगे कुछ अपडेट्स जो सामने निकल करके आई हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल इस कंपनी की कहानी क्या है, शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, क्या मोटिव था, और पुलिस ने अब तक की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर क्या बातें बताई हैं, इसको हम आगे समझेंगे। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं स्कैम रिलेटेड अलग अलग खबरें जो है इस चैनल पर लाता रहता हूं, आपको अवेयर करने की कोशिश करता रहता हूं। तो यहां पर क्या है, मैंने इसकी पूरी जानकारी के लिए बहुत सारे वीडियोस देखे, है ना। बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि डेडिकेटली इसके लिए काम कर रहे हैं। कई इंटरव्यूज, कई सारे विक्टिम्स ने अपनी अपनी बातें बताई हैं, और साथ में पुलिस थाने से भी कुछ चीजें निकल करके सामने आई हैं, अखबारों में भी कुछ चीजें छपी हैं। उन सभी को मिला जुला करके ये वीडियो मैं तैयार कर रहा हूं। कुछ तथ्य इधर के उधर हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका विसल ब्लोअर कौन था। एक सब्जी वाला, बेसिकली वो बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स को मशरूम्स वगैरह और जो प्रीमियम सब्जियां होती हैं वो प्रोवाइड करने का काम करता है। उनके 4.5 करोड़ रुपए चले गए। उनकी शॉप के सामने ही एक नई ज्वेलरी शोरूम शुरू हुई थी, और उन्होंने अपने 4.5 करोड़ रुपए, मतलब जो पैसा उनका था, कंपनी के नाम पर ओवरड्राफ्ट लेकर के लोन ले लिया, और दोस्तों रिश्तेदारों से पैसे ले लिए, और अपने साथ वालों के भी 17-18 करोड़, ऐसा उनका कहना है कि उनके रेफरल के द्वारा भी 17-18 करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में हुआ है। और साथ में उन्होंने भी 4.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें कर दिया है। और 30 तारीख को सबसे पहले वही थे जिन्होंने थाने में जाकर के रिपोर्ट किया था और बताया था कि इस तरह से ये स्कैम चल रहा है। अब बता देता हूं कि इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और चौथे के बारे में, जिसका नाम कंपनी के द्वारा, एक जो आकाशवाणी हुई थी ना, वो बिग बॉस ने एक वीडियो डाला था अपने चैनल पे कि ये 3 लोग हैं, जिसमें कि सर्वेश सुरवे जो कि कंपनी का डायरेक्टर है, कंपनी का एक्चुअल डायरेक्टर है वो, ठीक है। दूसरा तौसिफ रियाज जो कि कंपनी का सीईओ बताया गया, और तीसरा बंदा जो कंपनी का सीए है, अभिषेक गुप्ता। इन तीनों की तस्वीर जारी की गई कंपनी के द्वारा, और कहा गया कि यही लोग कल्प्रिट है, मेन कल्प्रिट है, और इन लोगों के द्वारा कॉन्स्पिरेसी करके ही कंपनी को चूना लगाया गया, और बहुत सारे पैसे निकाल लिए लोगों ने, और सारे स्टोर लूट लिए, और उसके बाद ये फरार हैं। तो इनके खिलाफ कंप्लेंट की जाए, ऐसा कंपनी की एक आकाशवाणी के जरिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपडेट किया गया, ठीक है। पर कहानी इसकी उलट कुछ और है। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बताया कि जो भी ये सीसीटीवी की घटना दिखाई जा रही है वो बिल्कुल तोड़ मरोड़ के दिखाई जा रही है, और वो इसलिए दिखाई जा रही है ताकि वो समय ले सके, क्योंकि उसके साथ ही एक मैसेज भी डाला गया कि हम दोबारा से कंपनी को ऑपरेट करेंगे और सारे इन्वेस्टर्स के पैसे देंगे। ऐसा इसलिए किया गया कि पहले तो इन तीनों लोगों को निशाना बनाया जा सके, इन तीनों लोगों के खिलाफ जो है कंप्लेंट दर्ज कराई जा सके, और साथ में लोगों से समय लिया जा सके, लोगों से कंपनी के बारे में कंप्लेंट की नहीं बल्कि इन लोगों के ऊपर कंप्लेंट डालने की अपील की जा रही है। तो अब यहाँ पर कंपनी कौन है? दरअसल जितनी भी मैंने बातचीत देखी, जितने भी टेस्टिमोनियल्स, जितने भी जो इन्वेस्टर्स थे जिनके पैसे ठगे गए हैं, उन सभी में से कोई भी ये नहीं जानता कि दरअसल कंपनी का मालिक कौन है ना, कंपनी को कौन ऑपरेट कर रहा था। लेकिन ऐसा बताया गया कि कंपनी को 2023 में इंडिया में सबसे पहले एक ओलिना नाम की एक बंदी थी, और साथ में ये जो विक्टोरिया के नाम से मैंने आपको बताया था कल की, विक्टोरिया जो है, और विक्टोरिया, ओलिना, ये लोग मिलकर के इंडिया में पहले आते हैं, यहाँ पर ऑफिस खोलते हैं। उसके बाद एक सुटेबल बंदा ढूंढते हैं जिसकी पहले से ही कोई कंपनी हो। तो एक बंदा जो सर्वेश सुरवे, जो कि पहले आधार कार्ड सेंटर चलाता था, उसकी अपनी पहले से कोई कंपनी थी, ठीक है। उस कंपनी पे इसको ऑन पेपर डायरेक्टर बनाया जाता है, और 2024 में ये डायरेक्टर इंक्लूड होते हैं। कौन? ओलेना के नाम से एक महिला है जो कि रशिया या यूक्रेन की निवासी है। हालांकि विक्टोरिया जो है वो यूक्रेन की ही निवासी हुआ करती है। अब इसमें इमरान जावेद का क्या रोल है उसका भी अता पता नहीं है, लेकिन जब कंपनी स्टार्टिंग रजिस्टर हुई थी उसके बाद से जो नए डायरेक्टर थे वो इमरान जावेद और ओलेना थे। अब ओलेना ने अपने आप को हटाया, विक्टोरिया को लेकर के आया। अब यही लोग यहाँ पर ऑफिस में बैठते थे। इन्होंने लोगों को हायर करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने हायर किया हमारे जो कंपनी के सीईओ साहब हैं, जो ये कहते हैं, एक इंटरव्यू में कहते हुए पाया गया कि वो कोई कंपनी के सीईओ नहीं है। हालांकि उनकी शक्ल देख करके भी यही लगता है कि वो कंपनी का सीईओ नहीं हो सकता है। बताया गया कि वो एक कंसल्टेंट था जिसका काम ये था कि जो
होलसेल ज्वेलरी कहाँ से मिलेगी ये अरेंज करना, फर्नीचर की फिटमेंट, जितने भी नए शोरूम्स ओपन हो रहे हैं उसका अरेंजमेंट देखना। तो एक तरह से ये वेंडर मैनेजमेंट का काम करता था, इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं था। यानी कि ऐसा उसका कहना है कि कंपनी में उसका सिर्फ रोल इतना था कि ही वॉज वर्किंग एज ए कंसल्टेंट। और अचानक 1 तारीख को 1 जनवरी, ये जो बीती 1 जनवरी है, उसको कंपनी का सीईओ घोषित करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल दी जाती है। हालांकि वो पोस्ट अभी मौजूद नहीं है, मैंने ट्राई किया था ढूंढने का, वो पोस्ट मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा बताया गया कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बना करके उसको कंपनी का सीईओ प्रमोट कर दिया गया और बाद में उसी के नाम पर एफआईआर करा दी गई और ऐसा अपील किया गया कि उसके नाम पर आप जो है एफआईआर जाके करें। अब यहां पर कंपनी का अभी तक कोई निकल के सामने आया नहीं, क्योंकि बहुत ही शातिर तरीके से, देखो ऐसा तो था नहीं कि स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट लगी नहीं, कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट लेकर के आए। इन्होंने बहुत सारे रशियंस को और कजाकिस्तान से और यूक्रेन से लोगों को हायर किया। ऐसा लोकल लोग बताते हैं कि जितने भी इनके स्टोर्स थे उनका ऑपरेशन जो था वो कहीं ना कहीं रशियन या फिर यूक्रेन के लोग कर रहे थे। अब यहां पर क्या है, एक बात ध्यान रखना, उज्बेकिस्तान, रशिया और यूक्रेन, इनकी भाषा जो है वो एक ही चलती है, आपको पता ही होगा, पड़ोसी देश है। तो यहां पर जो अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सर्वेश शुरवे जो कि डायरेक्टर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी गिरफ्तारी जो है वो उज्बेकिस्तान निवासी तजागुल कासातोवा की गिरफ्तारी की गई है। और तीसरी गिरफ्तारी जो है वो एक रशियन मूल की महिला है जिसका नाम है वैलेंटीना कुमार। अब वैलेंटीना कुमार क्यों? क्योंकि उसने इंडिया में आकर के शादी कर ली किसी गणेश कुमार से। तो ये 3 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया। और जो चौथा जो सीए है, जो कि अभिषेक गुप्ता, जिसके बारे में बताया गया था कि भैया वो पैसे लेके फरार है, उसने खुद ही शायद सरेंडर कर दिया। ऐसा एक वीडियो निकल करके आया था कि वो थाने में खुद ही अपने आप को बचाव करके पहुंच गया। हालांकि जो कंपनी का सीईओ बताया जो गया है उसका एक्चुअल नाम तो है तौसिफ रियाज, लेकिन उसको जॉन कार्टर के नाम से जाना जाता है। तो जॉन कार्टर एंड विक्टोरिया, ये दोनों लोग अभी फिलहाल फरार हैं, इनकी खोजबीन जारी है। तो इन लोगों ने क्या किया, पहले एक इन्वेस्टमेंट करके शोरूम्स खोलने शुरू किए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट तौसिफ रियाज एक दूसरे चैनल पे अपने ऑडियो इंटरव्यू में कहता है, वो ये बताता है कि ये जो ठग लोग हैं, जो गिरोह है, ये भारत कोई पहला टारगेट इनका नहीं था। इसके पहले भी ये टर्की में इस तरह का जो है स्कैम को अंजाम दे चुके हैं। श्रीलंका का भी वो जिक्र कर रहा था, शायद वहां पर भी इनके टारगेट्स हैं या वहां पे वो भी देश निशाने में है। तो ये अलग अलग देशों में जाकर के ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो लाइक माइंडेड हो, वहां पर इस तरीके से अपनी पॉन्जी स्कीम फैलाते हैं, लोगों को शामिल करते हैं और अंत में उन लोगों का नाम आगे करके खुद गायब हो जाते हैं। यानी कि खुद पर आंच ना आए इसके लिए लोकल लोगों को जिम्मेदार बताया जाता है। और अभी भी आप देख रहे थे कि किस तरह से वो अपने YouTube पर और Instagram पे बार बार ये कह रहे थे कि इन पर जाकर के आप केस करो, इन पर जाके केस करो, ताकि उनकी तरफ उंगलियां ना उठे। और सीसीटीवी में दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। और डायरेक्टर भी वो इंडिया में ऑन पेपर है। और जो मैंने कल आपको दिखाया था विक्टोरिया, वो अब डायरेक्टर नहीं है, डीएक्टिवेट हो चुकी है वो वहां से। तो इनका कोई बंदा डायरेक्टर है ही नहीं कंपनी में लोकल डायरेक्टर भरे पड़े हैं। तो अब समझ लो आप, पकड़ा कौन जाएगा? पकड़ा डायरेक्टर जाता है, बाकी जो एम्प्लॉय होते हैं ना वो सब छूट जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता। तो ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम, एक ऑर्गेनाइज ठगों का गिरोह है जो कि अलग अलग देशों में जा करके इस तरह के, अच्छा हो सकता है कल को दिल्ली में ऐसी चीज खुल जाए, किसी और नाम से खुल जाए, आज टॉरस के नाम से है तो कल चौरस के नाम से खुल जाए। तो इससे सावधान रहने की जरूरत है। शोरूम खोलने का मकसद किसी भी तरह का ज्वेलरी बिजनेस करना नहीं था। इन्होंने होलसेल मार्केट से ज्वेलरीज उठाई, 18 कैरेट का गोल्ड, उसके अलावा सिल्वर और उसके अलावा मोजेनाइट की ज्वेलरीज, जो कि आर्टिफिशियल ज्वेलरीज में इस्तेमाल किया जाता है। एक मोजेनाइट पत्थर होता है जिसका कि जब मैंने इनका प्रेजेंटेशन में देख रहा था उसमें ऐसा उल्लेख किया गया था कि ये जो मोजेनाइट पत्थर होता है ना, ये हीरे का रिप्लेसमेंट है। ठीक है, जो एक्चुअल डायमंड होता है, ओरिजिनल डायमंड होता है, उसका रिप्लेसमेंट है। और ये उल्का पिंड जो गिरे थे उसमें से निकाला गया था और वहां से इसका प्रयोग जो है, चलन जो है ज्वेलरीज में होने लगा और अब जो है इसको लैब में बनाया जाता है। तो इस तरह से ये एक बहुत ही कीमती पत्थर है, ऐसा प्रेजेंटेशन में सिखाया जाता था, बताया जाता था। तो ये उल्का पिंड से गिरे हुए पत्थरों से बने हुए जो ज्वेलरीज थी, जिनकी बाजार की कीमत बहुत हल्की होती है। मैं आपको बताता हूं, आप आर्टिफिशियल मार्केट में जाओ, जो भी थोड़ी बहुत समझ रखता होगा, जैसे एक अमेरिकन डायमंड होता है वैसे ही मोजेनाइट होता है, जो कि जिसका वर्क किया जाता है अलग अलग ज्वेलरीज पे, है ना। तो उस तरह का एक पत्थर सामने रखा गया बहुत ही शातिर तरीके से। सोचो, गोल्ड महंगा है
लेकिन गोल्ड के ऊपर इंटरेस्ट रखा इन्होंने 2% पर वीक का, यानी कि हर हफ्ते आपको, अगर आप गोल्ड की परचेस करते हैं 10,000 रुपए की, तो हर हफ्ते आपको 2% मिलेगा। दूसरा, अगर आप चांदी की खरीदी करते हैं तो 4% मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप मोजेनाइट की करते हैं, मोजेनाइट की ज्वेलरी या मोजेनाइट का जो हीरा, जिसका जो नकली हीरा दिखाया जा रहा है, जो दिया जाता था, उनका बस वही 1 कैरेट का डिफरेंस था। जिसने 10,000 किया तो उसको छोटा दे दिया, जिसने 1 लाख किया उसको उससे बड़ा दे दिया। ऐसे करते करते तो जो मोजेनाइट है उसके ऊपर इंटरेस्ट रखा गया कितना, 5% से लेकर के और 11.5% तक का। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उनका मकसद, मैंने बताया, सोना चांदी बेचने का नहीं था। वो ये चाहते थे मोजेनाइट, जो कि सस्ता आता है, मोजेनाइट्स को खरीद करके, उसकी ज्वेलरी को खरीद करके, आप इनके भंडार में भी जब देखोगे ना तो वहां पर ज्यादातर मोजेनाइट की ही ज्वेलरी मिलेगी आपको, सारी की सारी। ठीक है ना, तो उसके ऊपर ही बहुत चालाकी से इन्होंने एक लंबा प्लान रखा। अच्छा, जो खरीदार हैं वो वहां पर सोने चांदी की खरीदी करने नहीं जा रहे थे, भीड़ लगी थी। आप वहां जाओ, आसपास के लोग बोलते थे कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी। ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ पर क्या हुआ, ऑफर ये था कि आपने 10,000 रुपए की ज्वेलरी खरीदी, जो कि मिनिमम 4,000 रुपए की खरीद सकते हो और मैक्सिमम 85 लाख तक खरीद सकते हो। 10,000 की खरीदी, आपको बताया गया कि आपको एक ऐप में रजिस्टर होना है। जैसे ही आपने खरीदी की है वैसे ही आपके ऐप में वो पैसे दिखने लग जाएंगे, और साथ में ऐप में एक 52 हफ्ते का प्लान दिखाई देगा कि 52 हफ्ते तक आपको इतना 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 पैसा मिलता रहेगा। अब यहाँ पर कस्टमर खुश हो जाता है ये देख करके कि अरे वाह, इस चार्ट में तो बहुत लंबा चौड़ा प्लान लिखा हुआ है और इसके हिसाब से मैं इतना कमा लूंगा। अब आप सोचिए, क्या पॉसिबल है कि, अच्छा यहाँ पर डिफरेंस था, अगर आप ऑनलाइन पे करते हैं, कार्ड से पे करते हैं तो 11% का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप कैश देते हैं तो आपको 11.5% का मिलेगा। तो यहां भी एक धांधली थी, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कलेक्ट किया गया कैश पैसा, ताकि उसको सरकार से भी छुपाया जा सके और लोग भी इसमें आसानी से थे कि चलो कैश में दे देंगे तो उनका भी जो है ब्लैक का व्हाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से 11.5% पर वीक के हिसाब से मोजेनाइट ज्वेलरी में ऑफर किया गया। एक बार आप 11.5% पर वीक के हिसाब से कैलकुलेशन करके देखो, आपका जो 1 लाख रुपए है वो 1 साल में 598% बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि लगभग 6 गुना हो रहा है आपका पैसा 1 साल के अंदर। तो इस तरह का लालच लोगों के सामने रखा गया। साथ ही उनको यह कहा गया कि अगर आप किसी को लेकर के आते हो तो उसका 20% तक का रेफरल बोनस हम आपको देंगे। अगर सामने वाले ने 1 लाख रुपए लगाया है तो 20,000 तुम्हारे, और अगर उसने किसी का लगवाया है तो उसका भी कुछ परसेंट तुमको मिलेगा, 2% तक का। तो ऐसे वो एक लेयर बना दी गई, चेन सिस्टम बना दिया गया। तो पहले तो खुद के डुबवाओ, उसके बाद अपने किसी दोस्त के डुबवाओ, उसका भी आपको पैसा मिल रहा है। इसके अलावा तीसरा एक इनका अर्निंग था कि जो भी आपने इससे पैसा कमाया वीकली बेसिस पर, उस पर उन्होंने जो लेटेस्ट ऑफर चल रहा था उनका, वो था 12% तक का रिटर्न। ठीक है, मतलब आपका जो ओरिजिनल रिटर्न है वो है 11-11.5% का, लेकिन अगर आप उस पैसे को री इन्वेस्ट कर रहे हो, जो पैसा आपने कमाया जो रिटर्न के तौर पे मिला है, तो आपको उस पर 12% मिलेगा। तो अब बताओ, सिस्टम से पैसे बाहर निकालेगा क्या? कोई नहीं निकालेगा। और साथ ही जब मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देख रहा था, उसमें एक इंटरव्यू में जो जिनका सब्जी वाले जो थे उनका पैसा जो गया था, उनका ये कहना था कि अभी तो 6वां शोरूम खोल रहे थे 1 हफ्ते पहले, तो हमें लगा भागेगा तो है। मतलब ये बात एक सिरे से हर कोई एग्री कर रहा है कि भैया ये बड़ा मुश्किल लग तो रहा था कि फ्रॉड है कुछ ऐसा, पर मेरे दोस्त को पैसे आ रहे थे, उसने दिखाया देखो इतने पैसे आ रहे हैं, तो यार हमने भी थोड़े डाल दिए ले जाकर के। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो ये कहा कि उन्होंने अपनी ओरिजिनल ज्वेलरी जो है, यानी कि जो सोना चांदी रखा था, वो तक बेच दिया और बेच करके ये नकली ज्वेलरी खरीदने निकल पड़े, जिसको मोजेनाइट डायमंड के नाम से या मोजेनाइट पत्थर के नाम से ये लोग बेच रहे थे। इसके बाद लोगों से कहा गया कि भैया अगर आप 10,000 रुपए की ज्वेलरी खरीदते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं आईफोन के विनर होने की। इनका इंस्टाग्राम पेज विजिट करेंगे तो हर हफ्ते इनके यहाँ पर 20-20, 25-25 आईफोन बांटे जा रहे हैं, कार्स बांटी जा रही हैं। ठीक है ना, कार्स के लिए आपको 20,000 रुपए की शॉपिंग करनी है, और घर यानी कि फ्लैट किसी को दिया जाएगा तो उसके लिए आपको मिनिमम 1 लाख रुपए की शॉपिंग करनी है। और एक बात बता देता हूं सोने पे सुहागा, कि ऐसा नहीं है कि आपने 1 लाख की खरीदी तो आप एक कूपन डाल सकते हैं और आप एक बार ही एलिजिबल हो सकते हैं। आप 10 लाख की खरीदी कीजिए तो आप 10 बार एलिजिबल होते हैं, यानी कि 10 कूपन आपको मिलेंगे, लकी ड्रॉ में जाएगा तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। इस वजह से लोगों ने और ज्यादा पैसे लगाए कि फ्लैट मिल जाएगा मुंबई में, 2 BHK फ्लैट। भाई साहब, दिया भी किसी को चाबी, दिखाई भी कि ये विनर है, उनको चाबी दी जा रही है, स्टेज पे पूरा प्रोग्राम, और आप इनका रंगारंग प्रोग्राम देखोगे। मतलब कोई भी ज्वेलरी बिजनेस में मैंने आज तक ऐसा, एक्चुअली फिर वही बात है, ज्वेलरी बिजनेस था ही नहीं कहीं से कहीं तक। देखो इंडिया के लोग जो होते हैं बहुत मासूम, बहुत भोले होते हैं। हमने पढ़ रखा है हमेशा
कि भैया लालच बुरी बला है, लेकिन फिर भी एक कहावत और कही गई है कि जो लालचियों का शहर होता है वहां पर ठग जो होता है वो कभी भूखा नहीं मरता। तो ठीक वही हुआ यहाँ पर। ये जो ठग हैं पूरी तरह से एक ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल क्राइम भारत के साथ किया गया। बाहर से लोग आए, इंटरनेशनल ठग इंडिया के अंदर आते हैं। थोड़ा बहुत पैसा उन्होंने स्टार्टिंग में लगाया होगा, 2-4 करोड़ 10 करोड़ कुछ, जो अपने शोरूम्स को सजाने के लिए और लोगों को हायर करने के लिए। बाकी 5-6 करोड़ तक का, मतलब 1,25,000 मामले, ऐसा पुलिस का कहना है कि इसमें अब तक जो है एक अनुमान लगाया जा रहा है 1,25,000 मामले हैं। और जितने भी विक्टिम सुनता हूं किसी का भी मामला लाखों से कम का है नहीं, ठीक है। कोई कहता है 4 करोड़ गया, कोई 15 करोड़, कोई इतना, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, कोई 8 लाख। रिक्शे वाला हो, है ना, सिक्योरिटी गार्ड हो, मतलब लोअर मिडिल क्लास को भी खास का टारगेट किया गया। उनको जब इतनी इज्जत दी जाएगी, वहां जाएंगे, आप चाय समोसा मिल रहा है, कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, गाड़ियां निकल रही हैं, चकाचौंध आईफोन दे रहे हैं, और दे भी रहे थे भाई, तुम्हारे पैसे से दे रहे थे, इनको कौन सा अपनी जेब से देना है। तो जब कोई कंपनी रेवेन्यू जनरेशन नहीं कर रही है, ध्यान रखना, कोई कंपनी अगर रेवेन्यू जनरेशन नहीं कर रही है, आपका पैसा आपको मिल रहा है, मींस वो पॉन्जी स्कीम है, आज नहीं तो कल वो जाएगी। और जैसा कि लोग कहते थे, कई बार कई इंटरव्यू में मैंने सुना कि उसने कहा कि भाई अभी तो एक कंपनी खुल रही थी तो हमें लगा कि अभी तो चलेगी। तो भाई देखो, ये ऐसे ही जाते हैं जितने भी जाने वाली कंपनी है, पहले का भी इतिहास देख लो, आपको भनक नहीं लगती। पुलिस का ये कहना है कि 1 जनवरी को इनको जाना था, इन्होंने प्रॉपर वो वीडियो इस तरह का बनाया। देखो सीसीटीवी में जो रेगुलर जो बंदा होगा, जो सीए होगा या जो भी अकाउंटेंट होगा, वो पैसा निकालता हुआ तो हमेशा आएगा ना सीसीटीवी में। ये कहा गया कि जो ऐप है वो भी यूक्रेन से एक्सेस की जा रही थी, और जितने भी सीसीटीवी थे उनका एक्सेस भी यूक्रेन से ही किया जा रहा था। तो मतलब ये कौन सी बड़ी बात है कि कोई भी सीए है या कोई भी अकाउंटेंट है, वो अपने गले से पैसे निकाल रहा है, काउंट कर रहा है, इसका वीडियो दिखा दो, जरूरी थोड़े वो उसी दिन का वीडियो है, ठीक है। तो पुलिस का ये कहना है कि ये बनाया हुआ वीडियो था। तो फिलहाल तीनों आरोपियों को जो है वो एमपीआईडी कोर्ट के सामने पेश किया गया है। 2 आरोपी जो कि विदेशी हैं, इनके वकील भी आ चुके हैं। उनका ये कहना है कि ये तो महज स्टोर इंचार्ज थे या जनरल मैनेजर थे, इनका कोई लेना देना है नहीं इसमें। तो जितने भी चेहरे आप देखते हो, जो भी वीडियोस आपने देखी होगी, जिनसे भी आप डील करते रहे होगे, हर कोई ये कह के निकल जाएगा अंत में, हम तो एम्प्लॉय थे जी, हमारा क्या था इसमें। और ज्वेलरी नॉन रिटर्नेबल है, मार्केट में उसकी कोई वैल्यू है नहीं, जो पैसा आपने लगाया है। कई लोगों ने कैश में लगाया है, कई लोगों के पास रिसिप्ट्स भी नहीं है। अब बात सारी सरकार के पल्ले में है। ईओडब्ल्यू इसकी जांच कर रहा है, मामला वहां तक पहुंच चुका है, पर दर पर इसको खोला जाएगा और लोगों की गिरफ्तारियां होंगी अगर पैसे रिकवर हुए। कुछ जगह कह रहे हैं कि 17 करोड़ रुपए फ्रीज है, कोई कह रहा है 14 करोड़ फ्रीज है, कोई कह रहा है 4 करोड़ फ्रीज है। तो अभी तक यही पता नहीं चल रहा कि फ्रीज कितने करोड़ है। और मामला हम 5-6 हजार करोड़ की बता रहे हैं। तो रिकवरी कैसे होगी, कैश जो आया था वो कहाँ गया, भारत से बाहर निकल गया, और जो वांछित लोग हैं वो क्या भारत छोड़ के जा चुके हैं। ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो आने वाले समय में आपको मिल ही जाएंगे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन पूरी कहानी ठगों की जो है वो ऐसी थी, और आगे इस तरह का कोई भी स्कीम अगर आपके सामने आती है तो भैया विश्वास मत करना, क्योंकि पैसा बहुत कीमती होता है, बहुत मेहनत से कमाया जाता है। लेकिन फिर भी थोड़े मोटे हम भरोसे में किसी दोस्त रिश्तेदार के कहने पे इस तरह से पैसे लगा देते हैं और लाखों करोड़ों की ठगी हो जाती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।